Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंगल और आउटपुट यूनिट, जिसे कि हम कॉस्ट शीट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉस्ट शीट के सॉल्व प्रॉब्लम्स। कॉस्ट शीट का सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, प्रोफार्मा देखेंगे, ताकि हमें कॉस्ट शीट सॉल्व करने आए या फिर कॉस्ट शीट में हमें अच्छे से कैलकुलेट करना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जब भी हम बनाते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम बनाते हैं, तो उसमें एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। अब ये जो कॉस्ट शीट होती है वो एक प्रोडक्शन की होती है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। अब ये वाला कॉस्ट शीट जो बनाते हैं हम, उसका एक मेन रीज़न होता है कि हमें पर यूनिट कॉस्ट जो होती है हमारी प्रोडक्शन की, उसे असरटेन करना होता है। तो जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में हमारे 3 कॉलम बन जाते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम होता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट का, एंड थर्ड कॉलम होता है पर यूनिट कॉस्ट का। तो अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट में जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे तब भी हमें हमारा जो कॉस्ट शीट है वो कॉस्ट शीट एक्यूरेटली हमें सॉल्व करना आएगा। तो कॉस्ट शीट के जो एलिमेंट्स है वो 6 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है, जिसे लेकर हमारी कॉस्ट शीट बनती है। हर एलिमेंट को हमने नंबरिंग दिया हुआ है, उस नंबरिंग के हिसाब से हमें वो कॉस्ट शीट ध्यान में आ जाती है। तो सबसे पहले हमारी कॉस्ट शीट जो हम शुरू करेंगे वो शुरू होती है हमारी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। अब टोटल कॉस्ट जो होती है वो होती है टोटल कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, इस टोटल कॉस्ट को हमें जितने यूनिट के लिए ये वाला प्रोडक्शन करने के लिए ये कॉस्टिंग लगी है उतने यूनिट से हमें उसे डिवाइड कर देना होता है। तो वहाँ पर हमें मिल जाती है पर यूनिट कॉस्ट। तो हमारा फर्स्ट हेड आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का। अब उसमें हमें ऐड कर देना है रॉ मटेरियल के परचेसेस को। तो परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है, फिर से कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्राय एटसेट्रा ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि परचेस पर कोई भी तरह का जो एक्सपेंसेस हमने किया है वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। और अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होती है रॉ मटेरियल से तो उसे भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे इसी स्टेज पर। तो माइनस या फिर लेस स्क्रैप वैल्यू रियलाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड करने के बाद, एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद और स्क्रैप वैल्यू रियलाइज माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब ये जो है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है, जहाँ पर हमने बेसिक कॉस्ट देख ली है। अब यहाँ से हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए लगने वाले जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनसे जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा प्राइम कॉस्ट, जो कि हमारी कॉस्ट शीट का फर्स्ट हेड है। इसको मैंने नंबर 1 भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट हेड जो है वो बन गया है हमारा प्राइम कॉस्ट। अब जब भी हमारे पास प्राइम कॉस्ट आता है तो उसे हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क्स ऑन कॉस्ट। तो उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और वर्क्स ऑन कॉस्ट, दोनों का मतलब एक है। अब यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो कि हमें फैक्ट्री में लगते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक बताऊं, कि जो भी एक्सपेंसेस हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करते हैं, लिखते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर आ जाएंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में, वर्क्स ऑन कॉस्ट में। तो उसमें कौन से एक्सपेंडिचर्स है, इनडायरेक्ट वेजेस, टाइम कीपर्स वेजेस, स्टोर कीपर्स वेजेस, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी एंड बिल्डिंग। अब ये जो डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस है वो फैक्ट्री बिल्डिंग के, फैक्ट्री मशीनरी के हैं। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस एटसेट्रा। तो फैक्ट्री के रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे यहाँ पर लिख देंगे हम। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फिर वर्क्स ऑन कॉस्ट यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
सिमिलरली लेस कर देंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को, और अगर कोई सेल ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप होगा तो उसे भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस के एडजस्ट करने के बाद, सेल ऑफ स्क्रैप एडजस्ट करने के बाद जो हेड आता है हमारे पास वो आएगा सेकेंड हेड, जो होगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम वर्क्स कॉस्ट कहते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, दोनों में से कुछ भी हम इसे कह देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा सेकेंड हेड। देखिए हमारा फर्स्ट हेड हमने लाया था प्राइम कॉस्ट, सेकेंड हेड आ गया है वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के हेड में हम हमारे ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफिस ऑन कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ऑन कॉस्ट है, इसको हम क्या करते हैं, तो इसमें हम हमारे ऑफिस रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल ट्रिक अगर ध्यान में रखनी है तो जैसे फैक्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले सारे हेड्स जो एक्सपेंसेस है उसे यहाँ पर लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिस ऑन कॉस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में जो कुछ भी एक्सपेंसेस हम राइट डाउन करते हैं उन सबको यहाँ पर ले लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ऑन कॉस्ट में आएगा ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग्स, ऑफिस फर्नीचर एट्सेट्रा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, काउंटिंग अवर सैलरीज एट्सेट्रा। तो ये सारे हेड्स हैं जो कि आते हैं हमारे ऑफिस कॉस्ट में। तो ये सारे हेड ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारा थर्ड हेड, जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर हमारे, अब देखते हैं प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड कर दिया प्लस ऑफिस कॉस्ट को भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया कि उसमें हम करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो फोर्थ जो अमाउंट हेड है हमारा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सेल्स हम यहाँ इसे कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फोर्थ जो हेड है वो हमारे पास आ गया है। अब फैक्ट्री कॉस्ट हमने दे दिए, ऑफिस कॉस्ट भी हमने दे दिए, लेकिन और एक कॉस्ट हमारी पेंडिंग है जो कि हमारी प्रोडक्शन में लगती है, जो आती है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन से हेड्स आते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस के ही हेड्स आते हैं, जो कि ऑफिस को छोड़कर बाद में जो हम करते हैं उसमें आते हैं। यानी कि हमारे फिनिश्ड गुड्स बन जाने के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, शोरूम एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर देते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो होता है हमारा फिफ्थ हेड, जो कि है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का या फिर टोटल सेल्स का। तो अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारी सेल की। अब ये जो है वो कॉस्ट है, सेल्स की कॉस्ट है, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है हमारे प्रोडक्ट की। अब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है, प्रोडक्शन प्राइस होती है, जबकि सेलिंग प्राइस जो होती है उसके अंदर प्रॉफिट असाइन किया गया होता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ होता है। तो जो सिक्स्थ हेड होता है हमारा, वो सिक्स्थ हेड रहेगा हमारा सेल्स का। जनरली सेल्स की अमाउंट जो है वो प्रॉब्लम में दी जाती है, तो हम सिक्स्थ हेड में सेल्स लिख देते हैं। तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है या फिर टोटल सेल्स आ जाते हैं, और उसमें से सेल्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट की अमाउंट, जो कि हमें निकालनी होती है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में नेट प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर दे तो बन जाता है हमारा सेल्स, और सेल्स में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो एक मार्जिन है हमारा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में और सेल्स के बीच हमारे पास जो एक गैप है, जहाँ पर हम निकालने वाले हैं नेट प्रॉफिट, जिसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, बस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है और छोटी छोटी ट्रिक्स को हमें ध्यान में रख के हमारी कॉस्ट शीट ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार कॉस्ट शीट पर हम नज़र देते हैं। सबसे पहला जो पार्ट था हमारा वो था बेसिक मटेरियल्स का, जहाँ पर हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा, जहाँ से हमें मिल रहा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। उसके बाद हमने उसमें डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिए, तो फर्स्ट हेड हमारे पास आ गया जो था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने हमारी सारी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क्स ऑन कॉस्ट जो कि फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है उन सभी को ऐड कर दिया। साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को भी ऐड किया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गई थी वर्क्स और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। देन हमने क्या किया, वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिस कॉस्ट को ऐड कर दिया। अब ये वो कॉस्ट है जहाँ पर ऑफिस रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस जो है उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो वर्क्स कॉस्ट में फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड हेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस करते हैं। तो उसके बाद हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमारा फोर्थ हेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कि हमारे फिनिश्ड गुड्स बन जाने के बाद जो नेक्स्ट मार्केटिंग की प्रोसीजर के लिए हमें एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो हेड आता है वो है फिफ्थ हेड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और लास्टली हमारे पास आ जाता है सेल्स की अमाउंट। प्रॉब्लम में कई बार सेल्स दिया होता है तो पहले हम सेल्स लेते हैं और सेल्स में हम सेल्स लेकर हम निकाल देते हैं हमारी नेट प्रॉफिट को। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम हमारी कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अगर ये जो हेड्स मैंने 1 2 3 4 5 6 हेड्स जो दिए हैं उन हेड्स को अगर आप ध्यान में रखें तो बहुत आसानी से आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को ध्यान में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इन हेड को ध्यान में रखिए और ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए ताकि हमें ये फॉर्मेट ध्यान में आए, और ये फॉर्मेट अगर ध्यान में आया तो हमें कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सो फ्रेंड्स ये फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम लेकर आऊँगी जिसमें हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, और हमारी सारी जो हेड्स है उन्हें हम रख देंगे हमारी फॉर्मेट के सीक्वेंस में और कैलकुलेट करेंगे हमारा कॉस्ट या फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मेट कैसे लगा, ये फॉर्मेट आप ठीक से पढ़िए, ठीक से एक बार इसे समझ लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।